स्वागत है और अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। इस सेशन का खास नाम हमने रखा है, इस सेशन का नाम है रंगमंच। इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कुछ लेखक भी रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले मंच पर बुलाऊंगी डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को, लेखक कवि। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि तालियों के साथ स्वागत करिए और साथ ही साथ कुलभूषण शर्मा, सचिव राधे, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं सर कि आप मंच पर आइए। और इसी के साथ श्याम कथा वाचन समिति से ये मौजूद रहेंगे हमारे साथ, और इसी के साथ सुनील मानव राइटर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए। कुलभूषण शर्मा जी, रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी सौरभ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए। तो सभी खास मेहमान मंच पर आइए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं। और ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो अगर पठन पाठन की बात न हो, कवि हो और लेखन की न हो, तो ये बातें अधूरी रह जाती हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर राहुल अवस्थी, लेखक और कवि आप दोनों हैं, आपका स्वागत है। कुलभूषण शर्मा, सचिव राधे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील महावर राइटर हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। राहुल जी, लेखन एक अलग विधा है। जब राइटर कुछ लिखता है तो उसकी एक विजन होती है, उसका एक सोच होती है। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कहां से ये फीलिंग आती है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं साहित्य के बारे में। जी। सच तो यह है कि लिखना कोई प्रोडक्शन नहीं है। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप ये जानते हैं कि क्रिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है जी। और क्रिएशन हर वक्त नहीं होता, हर समय नहीं होता। क्रिएशन के कुछ विशेष पल होते हैं, उसी समय क्रिएशन होता है, सृजन होता है। और जिस समय सृजन हो रहा होता है, उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अपनी ही चीज को उठा करके आप देखेंगे तो ये लगेगा कि ये कुछ अलग चीज है। इसका अर्थ है कि ये कार्य आप नहीं कर रहे होते हैं। उस समय कोई अदृश्य सत्ता, कोई परम सत्ता आपसे अपना तार जोड़े हुए होती है और अपनी चेतना के अंश आपके भीतर उतार रही होती है, जो आपकी लेखनी के माध्यम से, आपकी कूची के माध्यम से, आपके उपकरणों के माध्यम से सृजन में ढल रही होती है। जी। दूसरी चीज रही लेखक और कवि की बात, तो संस्कृत का अगर जहां तक हवाला दिया जाए तो वहां पर कवि दोनों क्षेत्रों में कार्यरत होता है। जी। वहां पद्य और गद्य का भेद है। जी। जो पद्य में कार्य कर रहा है वो भी कवि है और जो गद्य में कार्य कर रहा है वो भी कवि है। लेकिन जब हिंदी में हम आते हैं तो वहां पर कवि उसको कहा जाने लगा जो पद्य में कार्य करता है। जी। और लेखक उसे कहा जाने लगा जो गद्य में कार्य करता है। जी। पर मुश्किल यह है कि यहां पर शब्दों के अर्थ का अपकर्षीकरण हुआ है, अपकर्ष हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ को बड़ा कर लेते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ को कम कर लेते हैं। जी। जैसे मृग। मृग एक शब्द है जो सूंघ सूंघ करके चले, वो मृग है। और आजकल हम मृग केवल एक कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना। जी जी। तो वही वाली मृग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जो साहित्य है ना जी, अगर कविता की बात आजकल की जाए, बहुत चर्चा में है, बहुत सारी कविताएं चर्चा में हैं, बहुत सारे तो एक कविता से शुरू कर दीजिए। यहीं से कविता क्या है इसी पे बात कर लेते हैं। जी। अधर पर मुस्कुराहट टांकने का नाम कविता है। जी। बड़ा मुश्किल समय है, बड़ा मुश्किल दौर है, और ऐसे में असल कवि उसे माना जाने लगा है कि जो किसी के होठों पर हंसी के सुमन खिला सके। जी। अधर पर मुस्कुराहट टांकने का नाम कविता है, किसी कवि के हृदय में झांकने का नाम कविता है, और कहां क्या हो रहा है और होना चाहिए क्या, ये बड़ी पैनी नजर से आंकने का नाम कविता है। वाह। अगर अपने समय के एहसास, अपने समय के संदर्भ, अगर अपने समय के स्पंदन
कविता दर्ज नहीं कर पाई तो वो वास्तविक कविता नहीं है। पहले कविता विभिन्न क्षेत्रों में के लिए लिखी जाती होगी, विभिन्न संदर्भों में लिखी जाती होगी। आप यहां बैठे हैं, आप यहां सब बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन आज की जब कविता का हवाला दिया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास शाहकार क्या है, हाहाकार क्या है, जी। बदलाव क्या हो रहा है। उसमें हम व्यंग्य भी करते हैं, किसी पर टिप्पणियां करते हैं, कभी कभी आग बबूला होते हैं जी। तो कविता आज के दौर में अपने समय से न केवल संवाद करने का माध्यम है, वरन इस तरीके से चोट करने का माध्यम भी है कि वह सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन एक कठिनाई जरूर आई है जी कि आज के समय में हम उद्योग में परिवर्तित हुए हैं, इंडस्ट्री में परिवर्तित हुए हैं, और जब हम इंडस्ट्री में परिवर्तित होते हैं तो हमारे आर्थिक पक्ष प्रधान हो जाते हैं, प्राथमिकताएं हमारी आर्थिक पक्ष की हो जाती हैं, वहां पर हमारी सृजनात्मकता को हानि पहुंचती है। ऐसे में कई बार हम मूल्यों से समझौता करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, गलत शब्द कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है और कविता में भी गीत एक ऐसी चीज है कि अगर आप नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक लिखते हैं तो वो आपके जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि कभी गलत न करिए। अगर आपने चलिए, कोई ठीक है, ऐसी आपसे- कविता लिखी हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, आप 2 लाइन चाहे तो दर्शकों को सुना सकते हैं। बहुत सारी कविताएं चर्चा में रहती हैं अपने समय के साथ। छोटी सी बात अभी देख लीजिए, अभी तो बहुत चर्चा में रहे, मैं पीछे का एक संदर्भ दे दूं कि वक्त था चुनाव का तो ढेर सारी घोषणाएं, ट्राली ट्राली कट्टा कट्टा बोरी बोरी हो गई। जी ऐसी थी जरूरतें कि काली काली सीरतों के प्राणियों की सूरतें भी गोरी गोरी हो गई। वाह। वादों में इरादों में न कोई तुक मिलने से प्यादों की प्रबुद्धताएं कोरी कोरी हो गई, और जिस दिन नेताजी ने सुरक्षा का वादा किया उसी दिन नेताजी की भैंसें चोरी हो गई। वाह, तालियां। अब क्या है, ये हम स्पष्ट रूप से कहें कि ये कविता है तो ये कविता नहीं है, ये केवल अपने समय के कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिनको उभारने का माध्यम है। लेकिन अंततः इसका एक उद्देश्य है कि अपने समय पर टिप्पणी करने के लिए के साथ साथ बेहतर भविष्य की ओर चलने की बात की जाए। चलिए डॉक्टर राहुल जी, आपके साथ और भी बातें करेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें आपके पास है बताने के लिए भी, और यहाँ पर दर्शक बैठे भी है सुनने के लिए भी। कुलभूषण शर्मा जी, सचिव राधे श्याम कथा वाचन समिति से हमारे साथ है। कुलभूषण शर्मा जी, क्योंकि एक बड़ा काम आप कर रही हैं, राधे श्याम कथा वाचन समिति के आप सचिव है, किस तरीके से ये समिति काम करती है, और इस समय में जब ये जो 20s वाला टाइम आ गया है, क्या आपको लगता है इस समय में लोग अभी भी इन कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं? क्या अब बदलाव आ गया है? क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडिया न्यूज को जो ज्ञान का समागम यहाँ पे इकट्ठा किया। मैडम, जो हम लोगों की बरेली की धरोहर है पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, वो दरअसल बरेली ही नहीं अपितु पूरे देश की धरोहर है। तो उनके लिए कहा भी गया कि समय समय पर भेजते भक्तों को श्री राम, वाल्मीकि तुलसी हुए तुलसी राधेश्याम। तो उनकी धरोहरों को सजाना हम लोगों की मौलिक जिम्मेदारी हो जाती है। और आजकल के युवा जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं टीवी से उससे, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे जो पूर्वजों ने लिखा है उसको पढ़ें। जैसे इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं राहुल अवस्थी जी, ये वाकई में योग्य है, मैं इनका बड़ा सम्मान भी करता हूं। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यहाँ के जनपद प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे एक निवेदन पर, जो कि पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने सैटेलाइट बस अड्डे का नाम पंडित राधेश्याम कथावाचक बस अड्डे के नाम पे किया है। ऐसे ही हमारा मुहिम जारी रहेगी कि यहाँ की धरोहरों को हम सजाते रहें। चलिए, बहुत बेहतरीन है। अगर इसी तरीके से धरोहर संजोते रहे तो कहीं ना कहीं ये आगे तक भी जाएगी और आने वाली पीढ़ियां भी इसे जानेंगी। सुनील मानव जी, राइटर, लेखक हमारे साथ है। सुनील जी, क्योंकि आप एक लेखक हैं और कलम आपकी बोलती है, तो ऐसे में एक राइटर को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सोचना है और उसे एक किताब में उकेरना है, अपने आप में ये बड़ा काम है। बहुत सही पूछा मैम। लेखन वास्तव में बहुत एक संघर्षपूर्ण कार्य है, और पिछले 12-15 सालों से मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो उसके पीछे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मैं जीवन में जो भी जीता हूँ उसको मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, और जिया हुआ जब तक हमारी नींद नहीं भगा देता है तब तक मैं लिख नहीं पाता हूँ।
मैंने सबसे पहले शाहजहांपुर पे लिखना शुरू किया था। मेरे साथ ये कुछ घटनाएं घटी हैं ऐसी मैम कि मैं जिस शहर में रहा उस शहर के बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया। तो मैंने शाहजहांपुर में जब लिखा तो 12-15 साल एक किताब पे काम चला, तो फिर उस पे काम किया। देन मैं जब गांव में आया, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं लिख पाया या जो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, तो वो मैंने अपने गांव के जो एक संस्कृति खत्म हो रही है, जो गांव के बुजुर्ग आज नहीं रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारे गांव को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को जोड़े हुए थे, उसको मैंने लिखना शुरू किया। तो बहुत उसी में एक हिस्सा था, एक वाकया था, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक किताब है, एक हमारे गांव में महिला अभी जीवित हैं, वो स्वीपर हैं। उसको हम लोग हमारे यहाँ कन्नौजी भाषा में भंगी बोलते हैं, जाति सूचक शब्द है। तो उसी पे हमने किताब लिखी थी, गंठी भंगिनिया। तो मैंने उसमें देखा, एक कहानी लिखी और एक पत्रिका में छपी। उसके बाद में एक मुंबई के मित्र थे, उनका फोन आया कि आप, मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे इस विषय पे। तो मैंने लिखना था उस विषय पे। तो मैंने देखा, मैं शाहजहांपुर से जब घर वापस गया और उनके बारे में सोचता रहा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी मेरे। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो एक अजीब सी अकुलाहट भर गई। तो मैं उनके घर गया और अपने बचपन से लेकर तमाम सारी चीज़ों पे बातें की। 10-20 दिन तक खाना पीना नहीं हो पाया ढंग से, जीवन अस्त व्यस्त हो गया एकदम। तब जाके वो एक कृति निकली हमारे सामने। तो लेखन वास्तव में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और बहुत ईमानदारी का भी कार्य है मैम। जब तक हम चीज़ों को जी नहीं लेते हैं तब तक शायद हमें नहीं लिखना चाहिए, और लिखा भी नहीं जा सकता है जब तक हम जी नहीं पाते हैं। उस संघर्ष से हम कुलबुलाते नहीं है, मचलते नहीं है, तब तक नहीं लिखा। कवियों को तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो अपनी कला को प्रदर्शित कर देते हैं। कई ऐसे मंच हैं, कवि सम्मेलन है, जहां पर वो अपनी कविताओं को सुनाती हैं। लेकिन एक लेखक होने के साथ क्या आप सोचते हैं कि एक लेखक को सच में वो प्लेटफॉर्म मिल पाया जो वो चाहता था, जहां पर उसकी लेखकी को प्रोत्साहन मिले? हाँ मैम, ये आज के समय में बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन व्यक्तिगत अगर मैं बात कहूँ, आजकल तो वैसे स्वाफ का समय है कि जितना मैं अपने बारे में बोल सकूं, जितना मैं स्वाफ कर सकूं, जितना मैं तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, यही वास्तविक लेखन आज के समय में रह गया है। लेकिन मैं जब लिखता था और तब से अभी तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न था कि मैं अपने जाने के बाद अपने बेटे को क्या देके जाऊंगा। तो मैंने अपनी उन स्मृतियों को, अपने उन तमाम सारी चीज़ों को जो मैंने लोक साहित्य पे लिखा है, अभी मेरी एक किताब आई थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट अभी 2 महीने पहले। हमारे यहाँ बरेली पीलीभीत की कन्नौजी जो भाषा है, वहाँ पर एक लोकगीत होते हैं। राहुल जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, थोड़ा कवित्व से ये जुड़ा हुआ है। कवि में कहते हैं ना, कलम आज उनकी जय बोल। किसी ने लिखा है, लिपट जाता हूँ माँ से, मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है? देखिए, भावनाएं अपने शब्दों को स्वयं चुनती हैं। हमें जब कोई काम करना होता है तो हम उसी ढंग से अपने हथियार का चयन करते हैं। जैसे हमें सिलाई करनी है तो हम सुई की तलाश करेंगे जी, और अगर हमें कुछ अन्य कार्य करने हैं तो उस ढंग के औजार या हथियार इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही जो आपने बात कही है ना, हमारी भाषा हमारे भावनाओं के अनुसार चलती है, और अगर हमारी भावनाएं अपनी भाषा को अपने ढंग से चुनने में समर्थ हैं तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं जी। कारण क्या है? हमारे यहाँ तो इसके लिए सब कुछ तय कर दिया गया पहले से कि अगर कटे पिटे अक्षर आ रहे हैं, टावर्ग आ रहा है, ऐसे शब्द आ रहे हैं जो बड़े तीखे हैं, तो उनको वीर रस के लिए प्रयोग करना चाहिए। और जहां बड़ा मनोहारी मधुर झनकार वाले शब्द आ रहे हैं, ऐसे अक्षर आ रहे हैं जिनमें ना प्रधान है, ऐसा वर्ग प्रधान है, जिनमें नाक वाली आवाज भी आ रही, सुर आ रहा है, तो वो प्रेम वाली कविताओं के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, लेकिन इससे बहुत सारे लोग परिचित नहीं होते। जी डॉक्टर राहुल जी, बहुत कम समय में मैं कविता आपसे सुनना चाहूंगी, आपकी कोई फेवरेट जो आपने लिखी हो, जो सुर्खियों में रही हो। लिखी तो बहुत है, लेकिन बहुत सारा कुछ तो क्रिएशन नहीं है, प्रोडक्शन है। लेकिन एक ऐसी कविता सुना दीजिए जितने लोग बैठे हैं तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत चलिए, करें मैं इस कविता। अगर ये लोग तालियों के साथ हमारे साथ हैं तो एक मैं पद सुना देता हूं। एक नक्शा पीछे देख रहे हैं आप ना, ऐसे एक नक्शा आप मान लीजिएगा अपने दिमाग में कि भारत का नक्शा पीछे है,
अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं अखंड भारत पर, स्क्रिप्ट कर रहा हूं, वो सितंबर में वो ड्रामा आ जाएगा। पर एक कविता सुन लीजिए, अगर आप लोगों के तालियां साथ हैं तो मैं सुनाता हूं। कि चरणों में हिंद महासागर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर, कुदरत भी जिस पर न्योछावर, न्योछावर है अक्षर वक्षर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर, कुदरत भी जिस पर न्योछावर, न्योछावर है अक्षर वक्षर, अध्यात्ममयी जिसकी चाहे, कल्याणमयी जिसकी राहें, जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें, जो कर्म पाठ की नौबत है, जो विश्व शांति के अक्षत है, जो दुनिया पढ़ना चाह रही वो इश्क मोहब्बत का खत है, जो दुनिया पढ़ना चाह रही वो इश्क मोहब्बत का खत है, जिसके आराधन में अर्पित, जिसके आराधन में अर्पित, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, और तालियों के साथ सभी ने आपकी इस कविता को जरूर सराहा भी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ बैठने के लिए और तमाम कविताएं सुनाने के लिए, अपनी अपनी कहानियों के बारे में बताने के लिए। इस सेशन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी।